हाय फंक्शन फैमिली, वेलकम बैक। आई डोंट नो गाइज, आज मैं ये फ़ैन फिक्शन जिसे वन शॉट बनाने के बारे में सोच रही हूँ वो क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। बिकॉज ऑलरेडी दिस टाइप ऑफ स्टोरी अपलोडेड ऑन माई सेकेंड चैनल। वो एक शियांग वांग लॉन फ़ैन फिक्शन था, पर फिर भी मैं उस स्टोरी को, या यूँ कहा जाए उस स्टोरी लाइन को, वांगशियान में भी कन्वर्ट करना चाहती थी। एंड ऐसा करने के पीछे मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है, एंड दैट रीज़न वॉज हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और उनमें से कुछ लोग बहुत स्पेशल बन जाते हैं। इतने स्पेशल कि उन्हें हम अपनी लाइफ टाइम तक, मतलब जिसे कहते हैं ना एंड ऑफ लाइफ, अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ रखना चाहते हैं। कहना बहुत आसान होता है ना, पर ये करना बहुत मुश्किल होता है। बिलीव मी, किसी को अपने साथ रखने के लिए हमें उस इंसान को बहुत कुछ देना पड़ता है। कस्में, वादे, ये जस्ट 2 मिनट्स की इमोशनल टॉक हो सकती है, पर उस 2 मिनट की कन्वर्सेशन को लाइफ टाइम मीन करना बहुत मुश्किल होता है। एंड यू नो व्हाट, आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे लोग, इनफैक्ट सोसाइटी में 90% लोग ऐसे होते हैं जो कस्में खाते हैं, वादे करते हैं, सामने वाले को 100% ये अश्योरिटी दिलाते हैं कि एक दुनिया उनके लिए भी होगी खूबसूरत सी, जिसमें सब कुछ परफेक्ट होगा। बट यू नो व्हाट, इन रियल लाइफ उन सारी बातों का कोई मतलब नहीं होता। हमारी लाइफ कभी भी पिक्चर परफेक्ट नहीं हो सकती। जो हम सोचते हैं वो होगा ही, इसके चांसेस जस्ट 0.0001% ही सच होता है। बिकॉज रियलिटी हिट्स डिफरेंट। सच्चाई इमेजिनेशन से बहुत परे होती है, और बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके सामने उनकी इमेजिनेशन और रियलिटी बिल्कुल सेम हो, विदाउट एनी डिफरेंस। आई डोंट नो आज का ये फैन फिक्शंस कितने लोग सुनने वाले हैं, बट अगर मैं ये कहूँ कि कमेंट्स में सबको ये बताना है कि उनकी इमेजिनेशन और रियलिटी लाइफ मैच होती है या नहीं, तो आई एम प्रीटी श्योर अगर ये फैन फिक्शन 100 लोगों ने भी सुना होगा ना, तो 99% का कमेंट नेगेटिव आएगा। शायद यही रीजंस है कि फैंटेसी, इमेजिनेशंस, इन सब चीज़ों के प्रति लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी में जो नहीं जी सकते, रियलिटी में जो लाइफ उनकी बिल्कुल नहीं है, वो लाइफ वो उन फैंटेसीज में, उन इमेजिनेशंस में ढूंढते हैं। ऐसा ही एक खूबसूरत इमेजिनरी फीलिंग है लव। पर क्या प्यार ही होना सब कुछ होता है? नहीं, इस जिंदगी में प्यार ही सब कुछ नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है कि प्यार कुछ भी नहीं है। प्यार की भी हमारी ज़िंदगी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है, पर उस प्यार को कंप्लीट क्या करता है, उस प्यार का बेस क्या होता है? अक्सर कहा जाता है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है। अगर इस बात को वेरीफाई करना हो तो उसके बेस को चेक करना होता है। बिल्कुल वैसे ही प्यार अगर स्ट्रॉन्ग हो, ये चेक करना हो तो जैसे फैंटेसीज में कहा जाता है कि मेरे लिए मर के दिखाओ, मेरे लिए अपनी जान दो, ये बहुत एडवांस लेवल हो गई। किसी के प्यार को चेक करना है तो बस एक बेसिक क्वेश्चन उससे पूछना चाहिए, कैन यू ट्रस्ट मी? अगर सामने वाला हाँ बोले तो उसे भी एक बार टेस्ट तो करना होता है ना। और बिलीव मी, ट्रस्ट को टेस्ट करने के लिए आप लोगों को सिचुएशंस क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट आते हैं जब हम इस ट्रस्ट को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो या फिर बहुत बड़ा स्कैंडल। अगर सामने वाला आप पर ट्रस्ट करता है तो बिलीव मी, वो आपसे एक्सप्लेनेशन की डिमांड कभी नहीं करेगा। चाहे उसके सामने सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, वो उस सिचुएशन को समझ जाएगा, बिकॉज ही बिलीव यू। जो हम पर बिलीव करता है उसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो हम पर ट्रस्ट ही नहीं करता
उसे एक्सप्लेनेशन देने का कोई फ़ायदा भी नहीं। लेट गो करो यार उसे अपनी लाइफ से। और ट्रस्ट किस लेवल का होना चाहिए, यही आज इस फैंटेसी स्टोरी का मेन मोटिव है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। हाईली स्पीड कार एक मल्टी फ्लोर बिल्डिंग के एंट्रेंस से अंदर एंटर होती है। ऑलरेडी कार के मूवमेंट को देखकर समझा जा सकता था कि ड्राइवर कितना ज़्यादा स्टूपिडली कार ड्राइव कर रहा है, जैसे शायद वो अपने होश में भी ना हो। एक तो हैवी स्पीड, ऊपर से शायद वो पर्सन स्टीयरिंग भी ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से वो कार स्ट्रेट नहीं बल्कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नौसिखिया जैसी ड्राइव हो रही थी। वो कार उस बड़ी सी बिल्डिंग के एंट्रेंस पर रुक जाती है और उसमें से एक इंसान बाहर आता है। हड़बड़ाते हुए उस कार से नीचे उतरने के बाद उस इंसान को इतना भी होश नहीं था कि उस कार का डोर उसे क्लोज करना चाहिए। नाइट सूट में वो इंसान अपने भागते कदमों से, जिसमें फुटवेयर तक नहीं थे, उस बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर करता है। और जैसे ही उसने उस बिल्डिंग में एंटर किया था, वहाँ जो भी सारे लोग थे वो उसे देखकर पहले तो शॉक हो चुके थे, पर बाद में उसकी रिस्पेक्ट में उन्होंने अपने हेड डाउन कर लिए थे। पर वो बहुत ज़्यादा शॉक थे इस इंसान को ऐसी हालत में यहाँ देखकर। वो इंसान जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था और पूरी तरीके से मैसी था। ओपन हेयर्स, रेड आइज, पेल फेस के साथ वो इंसान अपने उन्हीं भागते कदमों से एलिवेटर के पास आ जाता है। ये नॉर्मल एलिवेटर नहीं था, वो एलिवेटर था जिसे बस CEO एंड कंपनी के बड़े बड़े हायर रैंक पर्सन्स, स्पेशली ओनर्स यूज करते थे। वो पर्सन जैसे ही उस एलिवेटर में एंटर करता है, टॉप फ्लोर का स्विच प्रेस करने के बाद वो डरा हुआ सहमा हुआ उस एलिवेटर के एक कॉर्नर में खड़ा हो जाता है। 3.5 सेकेंड्स में वो लिफ्ट एक फ्लोर पर रुक जाती है। जैसे ये पर्सन देखता है कि लिफ्ट का डोर ओपन हो चुका है, ये फिर से भागते हुए उस कॉरिडोर में एंटर करता है और कुछ कदमों की दूरी पर ही एक ऑफिस डोर को ओपन करता है। जैसा उसने सोचा था, सामने वो पर्सन नहीं था जिसे वो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा था। डरा हुआ सहमा हुआ वो इंसान उस ऑफिस डोर के साइड में जो गार्ड खड़ा था उसे लगभग शाउट करते हुए पूछता है, वेयर इज माय अल्फा। ये सुनते ही वो अल्फा गार्ड, जो खुद बहुत ज़्यादा शॉक था इस पर्सन को यहाँ इस हालत में देखकर, एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, सर मीटिंग में है। ये सुनते ही वो ओमेगा, हाँ वो एक ओमेगा था, भागते हुए उस मीटिंग रूम की तरफ जाने लगता है। ऑब्वियसली यहाँ उस पर्सन को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि उसकी ट्रू आइडेंटिटी यहाँ हर कोई जानता था। बिना सोचे समझे वो ओमेगा उस मीटिंग रूम का डोर हड़बड़ी में ओपन करता है। जैसे ही उस मीटिंग रूम का डोर ओपन हुआ था, हर किसी की नज़र उस तरफ जा ही चुकी थी, क्योंकि आज ये बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। और ऐसे बीच में इस मीटिंग को डिस्टर्ब करने की हिम्मत किस में हो गई, ये बात हर कोई देखना जो चाहता था। मीटिंग अचानक डिस्टर्ब करने के लिए सामने वाले पर्सन को, इससे पहले कि कोई कुछ बोल पाता, उस ओमेगा का फेस देखकर सब शांत हो चुके थे, क्योंकि इस पर्सन को कोई कुछ भी बोले इतनी औकात यहाँ किसी की नहीं है। इनफैक्ट सब उस पर्सन को जैसे ही देखते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। वो ओमेगा जो उस मीटिंग हॉल में सीधा वहाँ नज़र डालता है जहाँ हेड की पोजीशन है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि जिसे वो यहाँ ढूंढने आया है वो वही उसी प्लेस पर होगा। सबको इग्नोर करते हुए वो ओमेगा भागते सीधा एक स्ट्रॉन्ग, डोमिनेटेड, पावरफुल पर्सन के पास जाता है और बिना सोचे समझे उस
मस्क्यूलर अल्फा पर जंप लगा देता है। वो अल्फा जो खुद इस ओमेगा को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और अपनी ही जगह खड़ा था, वो उस ओमेगा को सिक्योरली अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। जैसे ही उस ओमेगा ने अपने अल्फा की वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप अपने आसपास फील की, उसे अचानक से फील हुआ जैसे वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है, सेफ फील करने लगा था। वो वार्मथ जो उस अल्फा के एम्प्रेस में उसे फील हो रही थी, उसे और भी ज़्यादा फील करने के लिए वो ओमेगा उस अल्फा पर अपनी पकड़ कसने लगा। फील कर चुका था वो अल्फा कि उसका मेट बहुत डरा हुआ है। उसकी पकड़ में वो टाइटनेस और वो फास्ट हार्ट बीट, आंखों में अब तक होल्ड किए वो आंसू और उसकी बाहों में शिवर करती वो नाजुक सी बॉडी, बहुत वरीड हो चुका था वो। अचानक एक अजीब सी फीलिंग उसे बेचैन कर चुकी थी। ये सब कुछ ही अभी वो सह नहीं पा रहा था, पर अचानक एक अनजाना डर उसे तब और भी ज़्यादा सताने लगता है जब वो उस ओमेगा की सिसकियाँ सुनता है। उस अल्फा की पकड़ भी अपने ओमेगा पर स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। उसके फेस के वो वरीड एक्सप्रेशंस वहाँ हर कोई देख सकता था। फर्स्ट टाइम शायद उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को इतना पैनिक होते हुए देखा होगा, और हो भी क्यों ना, जो इंसान यहाँ वर्स्ट सिचुएशन में भागते हुए आया है वो उस स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा प्रेसिडेंट की जान है। बहुत प्यार करता है वो प्रेसिडेंट उस ओमेगा से, अपने हस्बैंड से। वो अल्फा जब देखता है कि उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा मैसी है और उसकी बाहों में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रो रहा है, तब वो अपनी नज़र उठाकर बस सामने देखता है और सामने जितने भी लोग थे उन्हें समझ में आ चुका था कि अब यहाँ उनका कोई काम नहीं है। वो सब लोग उन दोनों को डीप बो करते हैं और एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं, पर उन सब की नज़र कहीं ना कहीं उस कपल पर थी, जहाँ वो अल्फा अब वैसे ही कंडीशन में अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर अपनी ब्लेजर को अपनी चेयर के पीछे से निकालता है और अपने ओमेगा को उस ब्लेजर से कवर करने लगता है। वो ओमेगा जो उस अल्फा की बाहों में बिल्कुल सिमटा हुआ था और लगातार सिसक रहा था, अल्फा उसे वैसे ही अपनी स्ट्रॉन्ग आर्म्स में कैरी करता है और उस ब्यूटीफुल ओमेगा को अपनी लैप में लेकर चेयर पर बैठ जाता है। वो ओमेगा जिसने अपने एक हाथ को उस अल्फा के राइट शोल्डर पर रखा हुआ था और अपने फेस को उस अल्फा के लेफ्ट शोल्डर के पास रखे, अपनी आइज़ को टाइटली क्लोज करे, वो बस सिसक रहा था। वो अल्फा अपने ओमेगा के फेस को अपने चेस्ट के पास होल्ड किए बस अपनी स्मूथिंग और कामिंग फेरोमोन्स रिलीज करने लगता है। धीरे धीरे वो फेरोमोन्स उस पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं, जिससे वो ओमेगा जो अब तक डरा हुआ था, रो रहा था, सहम चुका था, काम होने लगता है। करीबन 10 मिनट तक वो अल्फा बस शांति से उस ओमेगा को काम करने का और उसे सिक्योर फील कराने का कोशिश करता है। जब वो अल्फा देखता है कि उसका ओमेगा बिल्कुल उसकी बाहों में सिमटा हुआ थोड़ा शांत हो चुका है, तब वो अपने ओमेगा को अपनी बाहों में होल्ड किए उस मीटिंग रूम से बाहर आ जाता है। बाहर ऑलरेडी वो सारे एम्प्लॉयज़, साथी, शेयर होल्डर खड़े थे और इसी बात पर गॉसिप कर रहे थे कि प्रेसिडेंट का बिलव्ड हस्बैंड ऐसी मैसी हालत में यहाँ क्या कर रहा है। पर जैसे ही उन्होंने उस मीटिंग रूम के डोर को ओपन होते हुए देखा था, वो बिल्कुल चुप हो चुके थे और सामने का नज़ारा देख रहे थे। वो प्रेसिडेंट अपनी ओमेगा को अपने ब्लेजर से फुल्ली कवर करके सीधा अपने मेन ऑफिस के पास लेके आता है। गार्ड तुरंत डोर ओपन करता है और वो अल्फा
अपने ओमेगा को लेकर अपने ऑफिस में एंटर करता है। डोर लॉक हो चुका था। वो अल्फा अपने ओमेगा को लेकर ऑफिस के काउच पर बैठ जाता है और उस ओमेगा के ऊपर से उस ब्लेजर को थोड़ा सा हटाता है, क्योंकि उस अल्फा ने उस ओमेगा का फेस तक उस ब्लेजर से कवर कर दिया था। जैसे ही उस ओमेगा का फेस अल्फा ने देखा था, वो गुस्से में उबलने लगा था। वो अपनी स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड वॉइस में उस ओमेगा की तरफ देखते हुए पूछता है, हु डेयर टू टच माय ओमेगा। जैसे ही उस ओमेगा ने अपने अल्फा की इतनी डीप और डार्क वॉइस सुनी थी, एक पल के लिए वो भी सहम चुका था। उसने जैसे ही अपनी टीयरी आइज उठाकर उस अल्फा की तरफ देखा, एक पल के लिए उसकी भी पकड़ उस अल्फा के ब्लेजर पर टाइट हो चुकी थी। गुस्से से लाल आंखें और कोल्ड फेस के साथ वो अल्फा बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। वो अल्फा जब फील करता है कि उसका ओमेगा उसकी ही बिहेव से डर चुका है, वो तुरंत उस ओमेगा को काम करने के लिए उसे और भी अपने करीब करता है और उसके फेस पर जो मार्क्स थे उन्हें अपनी सॉफ्ट हैंड्स से टच करते हुए बिल्कुल खुद को हो सके उतना काम करने की कोशिश में एक डीप ब्रीथ लेता है और सॉफ्टली बट डीप वॉइस में फिर से अपने क्वेश्चन को रिपीट करते हुए पूछता है, किसने तुम्हें टच किया? किसने तुम्हें हर्ट किया? बोलो विंग। वो ओमेगा मतलब विंग अपनी टीयरी आइज से अपने अल्फा की तरफ देखता है और अपने हेड को ना में शेक करता है। वो अल्फा विंग की तरफ अपनी डीप आइज से देखते हुए कहता है, वर्ड्स, आई नीड वर्ड्स। विंग अपनी हेजिटेटिंग वॉइस में कहता है, मैं डर गया और यहाँ आ गया। ये सुनते ही अल्फा सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, किससे डर गई तू? विंग आंसर करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, डॉग से डर गया। वो अल्फा जो कंफ्यूज हो चुका था अपने ओमेगा को सहलाते हुए कहता है, डॉग? पर मेंशन में तो कोई डॉग नहीं है। मैंने तो सारे डॉग्स को निकाल दिया था, तो तुमने कहाँ डॉग देख लिया? वो ओमेगा जिसने अपनी आइज नीचे कर ली थी और अपने फेस को उस अल्फा के चेस्ट में छुपा लिया था, वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेंशन में एक वाइल्ड डॉग घुस चुका था हमारे रूम में। मैं सो रहा था तो उसे देखकर डर गया और यहाँ आ गया। ये सुनते ही वो अल्फा कंफ्यूजिंगली कहता है, मेंशन में वाइल्ड डॉग? पर ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो ऑलरेडी सारे गार्ड्स को कह दिया है कि तुम्हें डॉग से डर लगता है तो डॉग को दूर रखना है, तो ऐसे कैसे घुस गया? विंग थोड़ा शाउट करते हुए कहता है, मुझे क्या पता कैसे घुस गया। मैंने देखा और उसी को देखकर मैं डर गया तो मैं भागते हुए यहाँ आ गया। अल्फा जो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था, वो विंग को एक नज़र देखता है और उसके फेस को अपने हाथ में होल्ड किए कहता है, और ये छोटे, ये कैसे लगी तुम्हें? ये तो शायद किसी के। पर इससे पहले कि वो अल्फा अपनी बात को कंटिन्यू कर पाता, विंग उसे बीच में ही कट ऑफ करते हुए कहता है, मैं स्टेज से गिर गया। मैं डर गया था तो वैसे ही बेड से उठकर भागने लगा और स्टेयर्स पर पैर फिसल गया तो गिर गया। जब ये बात वो अल्फा सुनता है, वो विंग की तरफ देखता है और थोड़ा कोल्डली कहता है, डू यू थिंक आई एम मैड? विंग जो ये बात सुनकर अपनी आइज ऊपर करके उस अल्फा की तरफ देखकर एक क्वेश्चनिंग लुक देता है। वो अल्फा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, गिरने से किसको ऐसी चोटें लगती हैं? क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है। जैसे ही वो ओमेगा इस बात को सुनता है, वो अल्फा की तरफ देखता है और थोड़ा शाउट करते हुए कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ?
यू डोंट बिलीव मी लज्जा। जैसे ही वांग जी ये बात सुनता है वो विंग को अपने पास करता है और खुद को हो सके उतना काम करते हुए कहता है, आई डिडंट मीन दैट विंग। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी 2 घंटे पहले तो मैं ऑफिस में आया, तब तुम सो रहे थे बेडरूम में पीसफुली, और अब तुम मेरी बाहों में हो, वो भी इतना मैसी कंडीशन में। ये सुनते ही विंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, राइट, यहाँ आकर मैंने गलती कर दी शायद। मैसी हूँ ना, ठीक से ड्रेस्ड अप नहीं हूँ, शायद मैंने तुम्हारी इंसल्ट करा दी लंजा। ये सुनते ही तुरंत वांग जी विंग को होल्ड करता है और बिल्कुल उसे अपने आप से करीब करते हुए कहता है, विंग, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, इनफैक्ट मैं डर चुका था, इनफैक्ट डरा हुआ हूँ। तुमने फुटवेयर नहीं पहने हैं, नाइट वेयर में तुम यहाँ इतनी मैसिली क्या कर रहे हो? बस मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझे मेरी रेपुटेशन की कोई फिक्र नहीं है, मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मेरी रेपुटेशन नहीं। फॉरगेट इट, मैं समझ गया कि तुम डर गए हो, कोई नहीं। जिस डॉग ने तुम्हारा ये हाल किया है ना, आई प्रॉमिस यू, उस डॉग का हाल खराब करने में मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। विंग जब वांग जी की आवाज़ में वो डीपनेस सुनता है, वो कहीं ना कहीं शिवर कर चुका था और अब वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा था, कहीं उसके लंजा को सच पता चल गया तो? नहीं, विंग अपने अल्फा को कुछ भी सच पता नहीं चलने देगा, उससे पहले ही वो खुद ये प्रॉब्लम सॉल्ट आउट कर लेगा। विंग जो ये सोच ही रहा था तभी वांग जी उसे अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। विंग जब वांग जी की तरफ देखता है तब वांग जी उसे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, इट्स ओके, मेरा ओमेगा डर चुका है ना, कोई नहीं, अब उसके पास उसका अल्फा है और मैं अपने लव को कुछ नहीं होने दूंगा। उस डॉग की हालत हम बाद में ख़राब करेंगे, पहले मेरे क्यूट से ओमेगा की हालत थोड़ी सुधारते हैं, उसके बाद हम बाहर जाएंगे। आज मेरा ओमेगा दिन भर अपने अल्फा के साथ रहेगा, पर उससे पहले ही नीड टू फ्रेश अप। इतना बोलकर वांग जी विंग को ऑफिस अटैच रूम में लेके जाता है। अपने ओमेगा को बाथटब में बिठाने के बाद वांग जी अपने पॉकेट से अपना मोबाइल बाहर निकालता है और एक पर्सन को कॉल करता है। सामने वाला पर्सन जैसे ही कॉल पिक करता है, वांग जी अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहता है, विंग के लिए कुछ क्लोथ्स प्रिपेयर करो, साथ ही ड्राइवर को बोलो कि कार रेडी रखे, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, आज मैं अपने ओमेगा के साथ रहूँगा दिन भर। सामने वाला पर्सन वांग जी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से सुनने के बाद बस ओके बोलकर कॉल को डिस्कनेक्ट करता है। वांग जी जो बाथटब के साइड में ही बैठा हुआ था वो विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, माय ओमेगा, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना बोलकर वांग जी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए उठता है, विंग तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा हेजिटेटली बोलता है, मत जाओ अल्फा, कुछ देर यही रुको, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वांग जी जब ये सुनता है वो तुरंत अपनी जगह पर फिर बैठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, कंफर्टेबल? विंग नोट करता है, वांग जी भी नोट करते हुए सॉफ्टली कहता है, ओके देन फ्रेश योरसेल्फ। विंग नोट करता है, वांग जी भी विंग की हेल्प करता है और विंग फाइनली फ्रेश हो चुका था। कुछ ही देर बाद वांग जी के रूम की डोर पर नॉक होता है। वांग जी उठ जाता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, शायद शुयांग आ चुका है, मैं उसके पास से तुम्हारे लिए क्लोथ्स लेके आता हूँ। विंग नोट करता है और वांग जी वहाँ से बाहर आ जाता है। कुछ ही देर बाद वांग जी फिर से बाथरूम में एंटर करता है तब वो देखता है कि विंग अभी भी बाथटब में बैठा हुआ है। वांग जी विंग के पास जाता है और उसे आवाज़ लगाता है, पर विंग शायद अपनी डीप थिंकिंग में था जिस वजह से वो वांग जी की आवाज़ सुन नहीं पाता। अचानक विंग तब हड़बड़ा जाता है जब उसे अपने शोल्डर पर किसी का हाथ फील होता है। तुरंत ही विंग डर की वजह से उस हाथ को रफली हटा देता है, पर जैसे ही उसकी नज़र वांग जी पर गई थी वो खुद को काम करने की कोशिश करने लगता है। उसने अपनी आइज़ क्लोज कर ली थी।
वांग जी जो विंग के इस स्ट्रगल को कहीं ना कहीं समझ रहा था, वो फिर से विंग की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए कहता है, तुम्हारी बातें, तुम्हारे एक्शंस को पता नहीं क्यों पर डिफेंड नहीं कर पा रही। क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता नहीं? जैसे ही विंग ये सवाल सुनता है, वो तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और अपनी नज़रों को नीचे करते हुए हेजिटेटली बोलता है, नहीं नहीं अल्फा, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो तो बस आपके सडन टच से मैं थोड़ा डर गया, इसीलिए बस। इससे ज़्यादा। इससे पहले कि विंग अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, वांग जी तुरंत बोलता है, सडन टच, ये टच मेरा आज का नहीं है। अक्सर तुम्हें वार्न करके तो टच नहीं करता, सडनली ही टच करता हूँ। तो हमेशा मेरा ओमेगा इस टच को पहचान के मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है। आज उसके इस अबनॉर्मल बिहेव को मैं समझ नहीं पा रहा। विंग तुरंत खुद को डिफेंड करते हुए कहता है, नहीं अल्फा, ऐसी बात नहीं है। वो बस मैं उस डॉग से डर गया हूँ ना, तो शायद इसीलिए। अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी। वांग जी जो समझ तो बहुत कुछ रहा था, पर फिर भी अभी विंग को पूछना सही नहीं समझता और बस नोट करके विंग को सस्पिशियसली देखते हुए उसके क्लोथ्स को ऑफर करता है। विंग तुरंत उन क्लोथ्स की बैग्स को ले लेता है और वांग जी जो वहाँ से जाने ही वाला था, तभी विंग उसे वहीं रुकने के लिए बोलता है और वांग जी जब वहाँ रुक जाता है तब वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, आर यू श्योर यू आर कंफर्टेबल? विंग तुरंत नोट करते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, बस उस साइड टर्न हो जाइए। वांग जी नोट करता है और वो टर्न हो जाता है। विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी ने उसकी तरफ अपनी बैग कर ली है, विंग तुरंत चेंज करने लगता है। कुछ ही देर बाद विंग जब सारे क्लोथ्स चेंज कर लेता है तब वो वांग जी के पास जाता है और वांग जी के हाथ को होल्ड कर लेता है। वांग जी जब देखता है कि विंग वेल्ली ड्रेस्ड अप हो चुका है, वो तुरंत विंग से अपने हाथ को छुड़ाता है और उसी हाथ को विंग के वेस्ट पर टाइटली रखते हुए उसे अपने करीब खींचता है। दूसरे ही पल विंग फिर से वांग जी की आर्म्स में था। विंग जब वांग जी को बोलता है कि उसे नीचे रखा जाए, तब वांग जी विंग की तरफ देखकर सस्पिशियसली बोलता है, उस वाइल्ड डॉग ने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया है, इसीलिए तो मेरे ओमेगा को अब तक इस बात का भी होश नहीं है कि उसके पैरों में चोट लग चुकी है। जैसे ही ये बात विंग सुनता है, वो तुरंत अपने पैरों की तरफ देखता है और अब जाकर कहीं उसे अपने पैरों में दर्द फील हो रहा था। वांग जी जो विंग को बहुत कंफ्यूजिंगली साथ ही सस्पिशियसली देख रहा था, तो वांग जी की आइज विंग को ठीक नहीं लग रही थी। ऑब्वियसली वो जानता था कि उसका अल्फा बहुत होशियार है और बहुत कुछ समझने के कोशिश में है, तो वो फिलहाल चुप रहता है। वांग जी एक डीप ब्रीथ लेता है क्योंकि फिलहाल विंग के फेस पर कोई भी इमोशंस उसे नज़र नहीं आ रहे थे, तो वो विंग को अपनी बाहों में होल्ड किए बाहर लेके जाता है और बेड पर लेटा देता है। वो विंग की इंजरीज को ट्रीट करता है और उसके बाद वो विंग को फिर से अपने आर्म्स में कैरी करता है। विंग को वो वैसे ही होल्ड किए अपने ऑफिस बिल्डिंग के बाहर निकलता है और उसे कार में बिठा देता है। ड्राइवर से कीज लेने के बाद वांग जी खुद ड्राइव करने लगता है। विंग जो कार में बिल्कुल शांत और गुमसुम बैठा हुआ था, वही वांग जी टाइम टू टाइम विंग को नोटिस कर रहा था। विंग हो सके उतना खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश तो कर रहा था, पर वो शायद ये अभी तक समझा नहीं था कि उसकी साइड में जो अल्फा बैठा हुआ है, जो उसका हस्बैंड है, वो कितना ज़्यादा शातिर है। चाइना का बेस्ट बिजनेस टाइकून लान वांग जी इतना बेवकूफ़ तो नहीं था कि वो अपने ओमेगा की हर बात पर यकीन कर ले आसानी से। उसे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं था और शायद यही रीज़न था कि वो झूठ सबसे पहले पकड़ता था। ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस पर उसने स्टडी तो नहीं की थी, पर फिर भी वो बहुत आसानी से सामने वाले इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस पढ़ सकता था, समझ सकता था। शादी को अभी बस 15 दिन हुए थे, इसीलिए वो इनोसेंट ओमेगा अपने अल्फा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था और ना ही जानने का उन्हें अच्छा खासा वक्त मिला था।
तो ठीक था ओमेगा की ये गलत फहमी पालना कि उसका अल्फा उसकी झूठ में फंस जाएगा। खैर फिलहाल तो वांग जी ये जानता था कि विंग डर चुका है। किस बात से डर चुका है ये तो वो पता लगा लेगा, पर फिलहाल ज़रूरत है अपने ओमेगा को काम करने की। इसीलिए वांग जी अपने ओमेगा को एक ब्यूटीफुल प्लेस पर लेके जाता है। जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा वुडन कॉटेज। वांग जी की ये जगह सबसे ज़्यादा फेवरेट थी क्योंकि यहाँ एक अलग सा सुकून मिलता था उसे। अब तक वो अपने ओमेगा को यहाँ लेके आ नहीं पाया था, पर आज जाकर उसे चांस मिला था तो उसने इसी जगह को सही समझा क्योंकि नेचर के बीच में ये प्लेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इंसान के माइंड को और हार्ट को काम करती थी। वो दोनों भी वहाँ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और पूरा दिन वहाँ बिताने के बाद लेट नाइट करीबन 2 बजे वो अपने मेंशन लैंड मेंशन में वापस जाते हैं। सरप्राइजिंगली आज रात के 2 बजे भी मेंशन की लाइट्स ऑन थी। विंग साथ ही वांग जी भी ये देखकर थोड़ा सरप्राइज तो हो चुका था, पर अंदर जैसे ही उन दोनों की नज़र लिविंग हॉल के काउच पर जाती है वो दोनों भी लाइट्स ऑन होने का रीज़न समझ जाते हैं क्योंकि सामने लैन कुरैन बैठे हुए थे जो वांग जी के अंकल हैं। जैसे ही वांग जी ने लैन कुरैन को देखा था वो शॉक हो चुका था। वही विंग जिसकी पकड़ वांग जी के हाथ पर कस चुकी थी और वांग जी ने इस बात को कहीं ना कहीं नोटिस भी कर लिया था। वो तुरंत जब अपनी नज़र उठाकर विंग की तरफ देखता है तब उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लैन कुरैन को देखकर विंग थोड़ा डर चुका था। उसके फेस पर वो पैनिक रिएक्शन वांग जी ने बहुत जल्द नोटिस कर लिए थे। वांग जी विंग से अपनी नज़र हटाकर लैन कुरैन की तरफ देखता है तो लैन कुरैन भी विंग को ही देख रहे थे। वांग जी को थोड़ा अटपटा लगता है तो वो विंग को एक झटके से थोड़ा अपने पीछे करता है, पर ऐसा नहीं कि समझ में आए, और खुद लैन कुरैन के सामने जाकर उन्हें सॉफ्टली बिल्कुल पोलाइट वॉइस में इतनी रात को जगने का रीज़न पूछता है। तब लैन कुरैन वांग जी को बोलते हैं कि वो दोनों इतनी देर तक बाहर क्या कर रहे थे। वांग जी लैन कुरैन को बताता है कि वो अपने ओमेगा के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए बाहर था। लैन कुरैन नोट करते हैं और वो वांग जी को बोलते हैं कि उनकी नई नई शादी हुई है और ऐसे में उनका ज़्यादा देर तक बाहर रहना सही नहीं है। वैसे भी वांग जी चाइना का टॉप बिजनेसमैन है तो बहुत सारे लोग भी उसकी जान के दुश्मन हैं और अब वो अकेला नहीं है, उसकी लाइफ में विंग है, इसीलिए उन दोनों को भी केयर करनी होगी खुद की। ऐसे देर रात तक अकेला बाहर घूमना बिना गार्ड्स का ठीक नहीं है। वांग जी लैन कुरैन की सारी बातें सुनता है और नोट करता है, साथ ही उन्हें अश्योर करता है कि वो आगे से ध्यान रखेंगे और सेफ भी रहेंगे। लैन कुरैन नोट करते हैं और वांग जी को सोने के लिए बोल देते हैं और खुद भी वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं, पर जाते जाते भी वो विंग को पलट के देखना नहीं भूलते। वही विंग जो अब तक वांग जी के पीछे थोड़ा सा हाइड कर चुका था खुद को और अपनी नजरें झुका चुका था, वो जब अपने हाथ पर एक फोर्स फील करता है तब वो वांग जी की तरफ देखता है जो उसका हाथ पकड़े आगे की तरफ चल रहा था। विंग भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, पर कहीं ना कहीं उसकी नज़र भी लैन कुरैन के तरफ जा ही चुकी थी जो अपने रूम में जा चुके थे। विंग वांग जी के साथ अपने रूम में आता है और वांग जी विंग को फ्रेश होने का बोलता है। उन दोनों ने ऑलरेडी डिनर तो कर लिया था, इसलिए वो दोनों भी फ्रेश हो जाते हैं और वांग जी अपने विंग को अपनी बाहों में होल्ड किए सो जाता है। विंग जो अपनी आइज क्लोज किए अपने अल्फा की बाहों में लेटा हुआ था, वो कुछ देर बाद जब अपनी अल्फा को डीप स्लीप में फील करता है तब अपनी आइज ओपन करता है। विंग जिसकी आंखों में आंसू थे और वो आंसू नीचे गिर रहे थे। विंग अपना एक हाथ वांग जी के फेस पर रखता है और बहुत सॉफ्टली वांग जी के फेस को सहलाते हुए अपनी लो वॉइस में कहता है, I just don't want to lose you because I love you more than everything. I'm very sorry, Alpha, but
एवरीथिंग विल बी फाइन सून। इतना बोलकर वो वांगजी को टाइटली हक करता है और भी वांगजी के करीब चला जाता है। फाइनली कुछ देर बाद विंग भी वांगजी की वार्मथ में सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी पहले उठता है। वो विंग को अपनी बाहों में क्यूटली सोते हुए जब देखता है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो विंग के फोरहेड पर सॉफ्ट किस करता है और उसके फेस को अपनी सॉफ्ट हाथों से सहलाने लगता है। विंग जब इतना सॉफ्ट टच अपने फेस पर फील करता है, उसके भी फेस पर स्माइल आ चुकी थी। वांगजी जब ये देखता है, वो विंग के फेस के करीब जाता है और पहले उसके फोरहेड पर, बाद में उसके दोनों आईज पर, उसके बाद उसके नोज पर और बाद में उसके लिप्स पर एक पैक करते हुए उसकी ईयर में हल्के से झुकता है और सॉफ्टली कहता है, गुड मॉर्निंग माय ओमेगा। विंग सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है, अपनी आईज को क्यूटली रब करते हुए, गुड मॉर्निंग। वांगजी विंग के हेयर्स को प्यार से रफल करते हुए कहता है, चलो रेडी हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कॉलेज में ड्रॉप कर दूंगा, उसके बाद मुझे भी अपने वर्क पर जाना है। वांगजी जब ये बोलता है, विंग नोट करता है और बेड से उठ जाता है। वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, अल्फा मेरे क्लोथ्स निकाल दो, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। वांगजी ये सुनकर नोट करता है और वो बेड से उठ जाता है। विंग भी उठ जाता है और विंग फ्रेश होने चला जाता है। वही वांगजी अपने लिए और विंग के लिए भी क्लोथ्स निकालने लगता है। फाइनली वांगजी एक सिमिलर पेयर निकालता है, खुद के लिए वाइट ऑफिस अटायर, वही विंग के लिए वाइट शर्ट एंड ब्लू जीन्स। विंग जब बाथरूम पहने बाहर आता है, तब वांगजी की एक पल के लिए धड़कनें रुक सी चुकी थी। सच में उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इस खूबसूरती पर बस वांगजी का हक है। इस खूबसूरती पर अगर कोई अपनी गंदी नज़र डालेगा तो वांगजी बिल्कुल हेजिटेट नहीं करेगा उसे टुकड़ों में काटने के लिए। खासकर विंग की वो ब्यूटीफुल और चार्मिंग स्माइल, जिस पर वांगजी पूरी तरीके से फिदा है और उस स्माइल को छीनने की जो कोशिश करेगा, वांगजी उसे हेल दिखाएगा। यही सोचते हुए वांगजी विंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। विंग जब अपने अल्फा की इतनी डीप आइज खुद पर फील करता है, कहीं ना कहीं वो ब्लश हो चुका था और अपनी नज़रें नीचे झुका चुका था। वांगजी जो विंग के बहुत करीब आ चुका था, वो विंग के वेस्ट में हाथ डालता है और उसे अपनी तरफ करता है। विंग के चिन पर अपना दूसरा हाथ रख के वांगजी विंग के फेस को ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए डीप वॉइस में कहता है, यू आर जस्ट माइन। ये सुनते ही विंग अनकॉन्शियसली ही नोट करता है और उसके फेस पर एक ब्यूटीफुल स्माइल थी। वांगजी विंग के उन स्माइली लिप्स पर अपने सॉफ्ट लिप्स रख देता है और वो विंग को किस करने लगता है। विंग जिसने अपने दोनों हाथ वांगजी के नेक में डाल लिए थे, वो भी वांगजी को किस बैक कर रहा था। सॉफ्ट बट डीप और पैशनेट किस के बाद विंग जिसने अपने हैवी ब्रीदिंग को संभालते हुए अपने फेस को वांगजी के ही चेस्ट पर हाइड कर लिया था, वही वांगजी जो विंग के हेयर्स को प्यार से सहला रहा था और फिलहाल उसका फेस बिल्कुल स्टिफ हो चुका था। गुस्सा क्लियरली उसके फेस पर विजिबल था और उसकी पकड़ अपने ओमेगा के बॉडी पर कस चुकी थी, पर वो इतनी सॉफ्ट भी थी कि विंग को उस टाइट ग्रिप में भी एक सिक्योरिटी फील हो रही थी। कुछ ही देर बाद वो दोनों अलग होते हैं और विंग रेडी होने लगता है। वही वांगजी फ्रेश होने निकल जाता है। वांगजी जो बाथ टब में अपनी आईज क्लोज किए बैठा हुआ था, को रुको किटी, हिलना मत, तुम
तुम गिर जाओगी, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने, मैं तुम्हें बचा लूंगा, रुको, हिलो मत। 18 साल का मासूम सा विंग रोड साइड ट्री पर चढ़ते हुए ब्रांच पर अटकी हुई किटी को बचाना चाहता था। जैसे तैसे करके वो पेड़ पर तो चढ़ चुका था और उसने उस कैट को अपनी हाथ में भी होल्ड कर लिया था, पर जैसे ही उसने नीचे देखा अब वो खुद ही डरने लगा था, क्योंकि उस प्यारी सी किटन को बचाने के चक्कर में वो शायद कुछ ज़्यादा ही ऊपर चढ़ चुका था। अब वो ये सोच रहा था कि उसे नीचे उतरना कैसे है। डर तो बहुत लग रहा था पर उसे उतरना भी था, इसलिए वो धीरे धीरे उस पेड़ को होल्ड किए नीचे उतरने लगता है। पर डर की वजह से उसके लेग्स भी शिवर करने लगे थे। साथ ही उसने एक हाथ में उस किटन को पकड़ा था तो उसे ठीक से ग्रिप भी पकड़ना नहीं आ रही थी, और जो वो सोच रहा था अपनी इमेजिनेशन में वही होता है। उस बेचारे का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा जमीन पर गिरने लगता है। अपनी टाइटली क्लोज किए विंग ने उस किटन को अपने आर्म्स में छुपा लिया था, ये सोच के कि अगर गिरा तो उसे चोट लगनी चाहिए, ना कि किटन को। पर क्या पेड़ से गिरने में इतना वक्त लगता है? और जमीन इतनी सॉफ्ट कब से हो गई? क्योंकि लगभग 30 सेकंड से ज़्यादा ही हो चुके हैं उसे उस पेड़ से फिसले हुए, फिर अभी तक उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? यही सोचकर विंग अपनी आईज ओपन करता है और तुरंत इनोसेंटली शाउट करते हुए कहता है, एंजल, मुझे एंजल ने सेव कर लिया। ये सुनते ही वांग जी, जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, विंग जो वांग जी की आर्म्स में था, वो उस किडन को अपने आर्म्स से बाहर निकालता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, देखो किडन, हमें एंजल ने सेव किया है। वांग जी जो स्माइल कर रहा था वो विंग को जमीन पर रखता है और उसे देखते हुए सॉफ्टली कहता है, मैं एंजल नहीं, नॉर्मल ह्यूमन हूँ। विंग जब उस एंजल के फेस को ठीक से देखता है तब वो उस किडन को नीचे छोड़ता है और शाउट करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, मेरे सामने तो लान वांग जी खड़े हैं। सर, आप लान वांग जी हो ना, चाइना के बेस्ट बिजनेस टाइकून? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने आपकी सारी इंटरव्यूज देखी है, मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ, आप बेस्ट बिजनेसमैन हो। मैं भी बिजनेस की स्टडीज़ करता हूँ और आपको पता है आप मेरे आइडल हो। वांग जी जब उस क्यूट से ओमेगा की ये सारी बातें सुनता है तब उसके फेस की स्माइल और भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। वांग जी उस ओमेगा के हेयर से पेड़ के उन पत्तों को निकालते हुए कहता है, थैंक यू। वैसे किस कॉलेज में हो तुम? विंग तुरंत हैप्पीली रिप्लाई करते हुए कहता है, हेलो सर, माय नेम इज़ वीवू शियान, मैं आप ही की यूनिवर्सिटी गुसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करता हूँ। वांग जी नोट करता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक्साइटेडली बट कंफ्यूजिंगली पूछता है, सर आप यहाँ पर कैसे? वांग जी स्माइल के साथ कहता है, एक्चुअली मैं इस रास्ते से गुजर रहा था, तब तुम्हारी आवाज़ सुनी। जब देखा कि तुम छोटे से कैट को बचाने की कोशिश कर रहे हो तब मैं यहाँ आ गया, पर जैसे ही देखा कि तुम गिर रहे हो मैंने तुम्हें होल्ड कर लिया। विंग वांग जी को 90 डिग्री वो करते हुए कहता है, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे सेव किया, वरना मुझे चोट लग जाती। वांग जी नोट करता है और विंग को कहता है, ऐसे रिस्की काम मत करते जाओ, आज मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, अगर यहाँ आसपास कोई नहीं होता तो तुम इंजर्ड हो जाते, अपना ख्याल रखा करो। विंग नोट करता है। विंग अचानक शाउट करते हुए कहता है, ओ नो, आई एम सॉरी सर, मुझे निकलना होगा, मुझे जल्दी से कॉलेज पहुंचना है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। विंग तुरंत पोलाइटली बोलता है, सॉरी सर, बट मेरे पास बाइसिकल है। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की और आगे भी करना चाहते थे, बट आपको परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वंस अगेन थैंक यू सर। इतना बोलकर विंग वहाँ से पलट जाता है और वो 2 ही कदम चला था तभी फिर से मुड़ जाता है और वांग जी के पास आ जाता है। वो वांग जी की तरफ देखते हुए एक्साइटेडली बोलता है, सर प्लीज़ ऑटोग्राफ, मैं सच में आपके जैसा बनना चाहता हूँ, एक ग्रेट बिजनेसमैन।
वांगजी नोट करता है और विंग ने उसकी जो बुक आगे की थी उस पर वो ऑटोग्राफ दे देता है। उसके बाद विंग उछलते कूदते वहाँ से निकल जाता है और फाइनली वो अपनी यूनिवर्सिटी में पहुँच जाता है। आज यूनिवर्सिटी में एक इवेंट था और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को अवार्ड भी मिलने वाले थे। विंग जो उन स्टूडेंट्स की भीड़ में कहीं पीछे बैठा हुआ था और स्टेज की तरफ देख रहा था, उसी पर्सन को जिसे उसने सुबह देखा था वाइट क्लोथ्स में, वो इंसान सच में एंजल ही लग रहा था। कुछ ही देर बाद होस्ट विंग को भी अवार्ड रिसीव करने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं और विंग हैप्पीली उठ जाता है। वो जब स्टेज पर जाता है तब वांगजी विंग को एक स्माइल के साथ उसका अवार्ड और सर्टिफिकेट देता है। वांगजी विंग की तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहता है, सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। विंग स्माइल करता है। प्रोफेसर वांगजी को बताते हैं कि विंग उनके कॉलेज का सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप पर स्टडी करता है फिर भी हमेशा टॉप करता है। वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो हर बार स्कॉलरशिप के बेस पर स्टडी करने के बावजूद अदर एक्टिविटीज़ में भी हमेशा गुड रैंक हासिल करता है। वांगजी ये सुनकर हैप्पी हो चुका था और वो विंग को इनकरेज करता है। फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा ने बिजनेस टाइकून लान वांगजी की अटेंशन को ग्रैब किया था। वांगजी कैसे खुद को रोक सकता था विंग के बारे में पता करने से। वांगजी को पता चलता है कि विंग एक ऑर्फन है और वो जियांग फैमिली का अडॉप्टेड चाइल्ड है। जियांग फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स हैं। जियांग फैंगमियान, मैडम यू, उनका अल्फा सन जियांग चैंग और अडॉप्टेड लिटिल सन ओमेगा वी वुशियान। वो एक मिडिल क्लास फैमिली है और जियांग फैंगमियान एक छोटा सा बिजनेस रन करते हैं जिसमें यू, चैंग और विंग तीनों भी उनकी हेल्प करते हैं। विंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वही चैंग अपने फादर की पूरी तरीके से बिजनेस में हेल्प करता है क्योंकि उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है। जैसे जैसे वांगजी विंग के बारे में जान रहा था, विंग की तरफ वो अट्रैक्ट हो चुका था। वांगजी को जब पता चलता है कि विंग एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर पार्ट टाइम जॉब करता है, तब वांगजी उस रेस्टोरेंट को परचेस कर लेता है और अक्सर अब वांगजी की मीटिंग्स उसी रेस्टोरेंट में होना स्टार्ट हो चुकी थी, खासकर उस वक्त जब विंग उस रेस्टोरेंट में मौजूद हो। रेस्टोरेंट के मैनेजर को यह स्ट्रिक्टली वार्निंग थी कि जब भी वांगजी वहाँ मौजूद हो तब विंग ही उसे सर्विस दे। धीरे धीरे ये अट्रैक्शन विंग की इंटेलिजेंसी, उसकी मासूमियत, उसका बिहेव, नेचर, ये सब कुछ देखते हुए कब विंग वांगजी के दिल के करीब चला गया ये वांगजी भी समझ नहीं पाया। पर जब उसे समझ में आया उसने ज़्यादा वक्त नहीं लगाया। जियांग फैमिली के पास जाकर उसने विंग का मैरिज प्रपोजल दिया। जियांग फैमिली जो विंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करती थी, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले इस बारे में विंग से पूछा। ऑब्वियसली जियांग फैंगमियान, मैडम यू और चैंग तीनों को भी विंग के लिए वांगजी का रिश्ता सही लग रहा था क्योंकि वो ठहरे मिडिल क्लास और वांगजी चाइना का ग्रेट बिजनेस टाइकून और सबसे रिचेस्ट पर्सन। बहुत डिफरेंस था दोनों में और साथ ही उनके लिए तो ये एक ड्रीम जैसा था, पर फिर भी वो विंग के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते थे। विंग को जब इस बारे में पता चला तब वो भी थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि उसने वांगजी को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा था। वांगजी जिसका प्रपोजल जब विंग के लिए आया तब विंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए वो 2 दिनों से रेस्टोरेंट गया ही नहीं अपनी जॉब पर। ये जब वांगजी को पता चला तब वांगजी थोड़ा डर गया। क्या विंग उसके डायरेक्ट प्रपोजल से डर चुका है? यही जानने के लिए वांगजी विंग के घर गया और उसने विंग से अकेले बात करने की बात सारे घर वालों को बोली। जियांग फैमिली ने विंग को वांगजी से बात करने के लिए अलाउ कर दिया। तब विंग और वांगजी जियांग हाउस के बाहर जो छोटा सा गार्डन था वहाँ अकेले बात करने के लिए चले गए। तब वांगजी ने विंग को प्रपोज किया शादी के लिए और अपनी सारी फीलिंग्स को भी बताया।
वांग जी ने बताया कि कैसे वो विंग की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, पर अब वो समझ चुका है कि वो विंग को एज हिज लाइफ पार्टनर अपनी लाइफ में चाहता है। विंग जो थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसने अक्सर सोसाइटी में यही देखा था कि रिच अल्फाज पुअर ओमेगास को यूज करके थ्रो कर देते हैं, पर वांग जी ने विंग की इस बात को समझते हुए उसे अच्छे से समझाया कि वो बाकियों जैसा नहीं है। वो किसी भी ओमेगा के आसपास नहीं भटकता और ऐसे शौक वो नहीं पालता। वो सीधा विंग से शादी करना चाहता है। कोई डेटिंग वेटिंग उनमें नहीं होगी। अगर विंग को वांग जी को समझने के लिए वक्त चाहिए तो विंग वो वक्त ले सकता है, और अगर विंग नहीं भी चाहता ये रिश्ता तो वो डायरेक्टली वांग जी को मना भी कर सकता है। वांग जी उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं करेगा। विंग को थोड़ा बहुत कन्विंस करने के बाद वांग जी विंग को सोचने का वक्त देता है और वहाँ से उस रात तो निकल जाता है। विंग जब इस बारे में जियांग फैमिली से बात करता है तो मैडम यू, जो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके लिए मदरली फिगर थी, वो विंग को ठीक से समझाती है। ऑब्वियसली वांग जी का अब तक किसी भी ओमेगा के साथ कोई भी स्कैंडल नहीं था और वांग जी की रेपुटेशन भी बिल्कुल क्लियर थी। तो मैडम यू, फेंग मियान और चैंग तीनों भी विंग के लिए वांग जी को सिलेक्ट कर चुके थे। विंग भी कुछ दिनों तक सोचता है और लगभग 2 दिनों बाद वो वांग जी को यस का रिप्लाई भेजने का बोल देता है। मैडम यू और फेंग मियान जब वांग जी को विंग का अप्रूवल बताते हैं तब वांग जी ज़्यादा वक्त नहीं लगाता और करीबन 15 दिन पहले ही उन दोनों ने भी ग्रैंड वेडिंग की थी। वांग जी जो विंग का नेचर बहुत अच्छी तरीके से जानता था और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो विंग को इतनी अच्छी तरीके से जान चुका था कि विंग पर वो ट्रस्ट करने लगा था। उनकी लाइफ अब तक बहुत हैप्पीली चल रही थी। वेडिंग नाइट को जब वांग जी विंग के करीब आया तब वांग जी ने विंग से परमिशन मांगी थी और विंग ने वांग जी को ये बोला कि 20 दिन बाद उसकी हीट आने वाली है और विंग तब चाहता है कि वो दोनों भी अपने बीच के इस रिश्ते को सही मायने में कंप्लीट करे। वांग जी इस बात पर मान चुका था क्योंकि वो विंग के साथ किसी भी तरह की जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट विंग ने वांग जी को ये भी बोला था कि उसे अभी भी फिजिकल क्लोजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वांग जी का ओमेगा चाहता है कि उनमें ये सब कुछ विंग के हीट के दौरान हो तो वांग जी इस बात को मानेगा और उसने मानी भी थी। उसके बाद ये 15 दिन उनके नॉर्मल गए थे। ऑब्वियसली उसमें फिजिकल टच इंक्लूड था। वो दोनों किस करते थे, एक दूसरे को फ्रीली टच करते थे, बट इंटीमेसी उन दोनों में नहीं हुई थी। वो अल्फा ओमेगा का मार्क उन दोनों की बॉडी पर अब तक नहीं था। ऑलमोस्ट कल तक उनकी लाइफ ठीक ही थी, एक्सपेक्ट उस हादसे के जब विंग मैसेली वांग जी के पास भागता आया। वो बात थोड़ी सस्पिशियस थी, बट वांग जी उस बात का भी पता लगा ही लेगा क्योंकि वांग जी अपने ओमेगा के लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, केयरिंग है, जेंटल है, काइंड है, बट इन रियलिटी वर्ल्ड के लिए वांग जी एक डेविल है। कोल्ड हार्टेड, रूड, डेंजरस, डोमिनेटेड अल्फा जिसके गुस्से से पूरा चाइना डरता है, इनफैक्ट कांपता है, क्योंकि एक बार जिसने वांग जी के गुस्से को ट्रिगर कर दिया, वांग जी उसकी जिंदगी में हेल क्रिएट कर देता है। पर अब तक विंग ने उस साइड के बारे में बस सुना ही है क्योंकि वांग जी का वो जेंटल काइंड बिहेव ही अब तक उसके सामने है और विंग को बस ऐसा लगता है कि वांग जी के बारे में ये सब बस रूमर्स हैं। खैर, वांग जी अब तक तो यही सोचता था कि विंग की वो पर्सनैलिटी वांग जी के सामने नहीं आनी चाहिए, बट इन फ्यूचर वांग जी ये भी जान चुका है कि वो पर्सनैलिटी भी विंग को दिखानी होगी और शायद उस दिन उनके रिश्ते की सही मायने में स्टार्टिंग होगी। वांग जी जो आईज क्लोज किए उस बाथटब में यही सब कुछ सोच रहा था, उसे बाहर से वॉइस सुनाई देती है। विंग जो वांग जी को बाहर बुला रहा था क्योंकि बहुत वक्त हो चुका था और वांग जी अभी भी अंदर था। विंग को कॉलेज में पहुंचने के लिए लेट हो रहा था। वांग जी तुरंत उठ जाता है और वो बाथरोब पहनकर बाहर आता है। बाहर उसका क्यूट सा ओमेगा ऑलरेडी रेडी हो चुका था। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग उसे उसके क्लोथ्स देता है और थोड़ा गुस्से से बोलता है,
अल्फा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। वांग जी सॉफ्ट स्माइल करता है और नोट करता है। वो तुरंत क्लोजेट के तरफ जाता है और अपने क्लोथ्स चेंज करता है। वो बाहर आता है तो उसका क्यूट सा ओमेगा उसी का इंतज़ार करता बेड पर बैठा हुआ था। वांग जी अपने ओमेगा का बैग कैरी करता है और दूसरे हाथ में वो अपने ओमेगा का हैंड होल्ड करता है। वांग जी विंग को बाहर लेके जाता है और विंग जैसे ही लैन कुरैन को डाइनिंग टेबल पर देखता है वो थोड़ा शांत हो चुका था। अब तक उसकी जो चाइल्डिश हरकतें थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी थी। विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ को खींचते हुए मेंशन के डोर की तरफ लेके जाते हुए कहता है, अल्फा आई एम ऑलरेडी लेट, प्लीज़ हम बाहर ब्रेकफास्ट कर लेंगे ना। वांग जी नोट करता है और वो लैन कुरैन की तरफ देखते हुए उन्हें ब्रेकफास्ट करने का बोलता है। लैन कुरैन नोट करते हैं और वो विंग को एक एंग्री लुक देते हैं, पर विंग उस लुक को टोटली इग्नोर करके वांग जी का हाथ खींचते हुए उसे मेंशन के बाहर लेके जाता है। वही वांग जी वो विंग की इन हरकतों को नोटिस कर रहा था। गार्ड्स विंग और वांग जी के लिए कार का डोर ओपन करते हैं। वांग जी ड्राइवर साइड पे बैठ जाता है, वही विंग उसकी साइड में बैठ जाता है। उनके कार के पीछे ही बहुत सारी गार्ड्स की कार्स भी उन लोगों का फॉलो करने लगी थी। कुछ ही देर बाद विंग और वांग जी कॉलेज के सामने पहुंच जाते हैं। वांग जी विंग को कार से नीचे उतारता है और उसके हाथ में उसका बैग देता है। उसके बाद वो विंग को हैप्पीली कॉलेज के अंदर भेज देता है, लेकिन उससे पहले वो विंग के फॉरहेड पर किस करना नहीं भूलता। विंग भी वांग जी को सॉफ्ट स्माइल के साथ बाय करते हुए उस कॉलेज में चला जाता है। वही बाकी सारे लोग जो ऑलरेडी जानते थे कि विंग और वांग जी की शादी हो चुकी थी, वो इस क्यूट कपल को देखकर कुछ एडमायर कर रहे थे तो कुछ जल रहे थे और कुछ विंग को क्रिटिसाइज कर रहे थे। पर विंग को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि उसका अल्फा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वांग जी हर रोज़ विंग को खुद कॉलेज ड्रॉप करने जाता था, साथ ही पिक भी करने जाता था। तो कॉलेज जब छूटता है तो विंग वांग जी का इंतज़ार कर रहा था, पर विंग के सामने आज वांग जी की कार तो आई, पर उस कार में वांग जी नहीं बल्कि एक गार्ड था जो विंग को इन्फॉर्म करता है कि सर बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर गए हैं। जैसे ही विंग को ये बात पता चलती है, वो ड्राइवर को पूछता है कि वांग जी कब आने वाला है। ड्राइवर भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था, इसीलिए वो विंग को ही कॉल करने का बोल देता है। विंग नोट करता है और वांग जी को कॉल ट्राई करने लगता है, पर वांग जी का मोबाइल बंद आ रहा था। विंग तुरंत शुयांग को कॉल करता है, क्योंकि शुयांग वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट था। शुयांग कॉल पिक करता है और विंग को बताता है कि आज रात तो वांग जी नहीं आने वाला, वो सीधा कल इवनिंग तक यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो दूसरी कंट्री गया है बिजनेस मीटिंग अटेंड करने। विंग जो इस बात को जानकर बहुत ज़्यादा वरीड हो चुका था, वो घर जाना तो नहीं चाहता था, पर जाना उसकी मजबूरी भी थी। गार्ड विंग को लैंड मेंशन में छोड़ देता है और विंग लैंड मेंशन में एंटर करता है। तुरंत ही उसकी नज़र लैन कुरैन पर जाती है, जिनके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। वांग जी आज नहीं था तो विंग को यह थोड़ा डर लग रहा था। साथ ही लैन कुरैन की जब वो क्रीपी स्माइल विंग ने देखी, वो उसका मतलब जान चुका था, इसलिए वो तुरंत ही भागते हुए अपने रूम में जाता है और रूम को अच्छी तरीके से लॉक करता है। विंग वांग जी को बार बार कॉल ट्राई कर रहा था, क्योंकि उसे एक अनजाना डर सता रहा था, पर वांग जी कॉल पिक नहीं कर रहा था, या यूँ कहा जाए उसका कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। शुयांग को जब विंग फिर से कॉल करता है, तब शुयांग बताता है कि विंग मास्टर टेंशन ना ले, और हो सकता है कि बॉस फ्लाइट में हो, जिस वजह से वो कॉल पिक ना कर रहे हो। अगर विंग को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शुयांग को कॉल कर सकता है। शुयांग तुरंत ही विंग के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वांग जी ने विंग की केयर करने का शुयांग को कहा है। विंग नोट करता है। विंग करीबन 5 बजे घर आया था और अब इवनिंग 8 PM हो चुके थे। एक मेड विंग को डिनर के लिए बुलाने आती है, पर विंग ऑब्वियसली डिनर के लिए मना कर देता है।
क्योंकि उसे नीचे जाना नहीं था। वैसे भी वांगजी नहीं है तो उसे फूड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, क्योंकि उसे आदत हो चुकी थी वांगजी के हाथों से खाने की। वांगजी विंग को कभी खुद अपने हाथों से खिलाता तो कभी खुद उसे सर्व करके देता। वांगजी सच में विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और विंग अब तक ये प्यार उसका समझ चुका था। यही रीज़न था कि पहले जो विंग इस शादी को एक अरेंज मैरिज की तरह ले रहा था, वो इन 15 ही दिनों में वांगजी से भी डीपली प्यार करने लगा था। शायद यही रीज़न था कि विंग वांगजी से अपने साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे छुपा भी रहा था। एक डर जो विंग के दिल में था, और विंग बस प्रेयर कर रहा था कि वो डर बस सच न साबित हो। इसीलिए वो अपने रूम को 4 बार चेक कर रहा था कि उसका डोर लॉक है या नहीं। पर जब वो अश्योर हो जाता है कि वो डोर अच्छी तरीके से लॉक है और अब विंग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब वो अपने क्लोजेट में जाता है और वहाँ से वांगजी का एक शर्ट पहन लेता है, क्योंकि उसमें उसके अल्फा की वो सैंडलवुड फेरोमोन्स थे जो उसे काम फील कराते थे। विंग जो बेफिक्र सो चुका था, अचानक नाइट को वो अनईजी फील करने लगता है। उसे फील हो रहा था जैसे कोई उसे कस रहा है। उसकी बॉडी पर उसे एक टाइटनेस फील हो रही थी। विंग जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है, उसे एक अलग फ्रेग्रेंस हिट करती है। तुरंत विंग उस पर्सन को पहचान चुका था। ज़्यादा वक्त नहीं लगा था विंग उस इंसान को अपने ऊपर से नीचे थ्रो करने में, जिस वजह से वो इंसान सीधा बेड से नीचे गिर चुका था और पेन में चिल्लाया था। विंग तुरंत अपने साइड लैम्प को ऑन करता है और अब विंग उस इंसान का फेस क्लियरली देख सकता था। विंग तुरंत बेड से उतर जाता है और वो बेड के दूसरे साइड में जा चुका था। विंग उस इंसान की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, आपको मेरी एक बार प्यार से बताई बात समझ नहीं आती? निकल जाइए मेरे रूम से, वरना पिछली बार मैंने आपको छोड़ दिया, इस बार मैं सच में अपने अल्फा को कुछ सच बता दूंगा और आपका ये घटिया चेहरा उसके सामने ला दूंगा। ये सुनते ही लैन कुरैन हंसने लगते हैं। लैन कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं, और तुम्हारा अल्फा तुम पर यकीन करेगा? विंग जब ये सुनता है वो लैन कुरैन की तरफ देखता है और गुस्से में बोलता है, मेरा अल्फा मुझसे प्यार करता है तो मुझ पर ट्रस्ट भी करेगा। ये सुनते ही लैन कुरैन जोर जोर से हंसने लगते हैं और वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारे अल्फा को मैंने बचपन से पाला है और वो मुझे छोड़कर तुम जैसे ओमेगा पर ट्रस्ट करेगा। ये सोचना कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं शो कर रहा था तुम्हारा? विंग जो ऑब्वियसली जानता था कि लैन कुरैन जो बोल रहे हैं वो सच है, पर फिर भी खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए वो कहता है, मेरा अल्फा मुझ पर ट्रस्ट करेगा, ज़रूर करेगा, और आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। भूलिए मत, मैं लान वांगजी का अल्फा हूँ। सॉरी, भूलिए मत, मैं लान वांगजी का ओमेगा हूँ और आपकी ये घटिया हरकत मेरे सामने नहीं चलेगी। कुरैन जब ये सुनते हैं वो विंग की तरफ देखते हैं और क्रीपीली बोलते हैं, बस एक रात की ही तो बात है, उसके बाद आई प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे अल्फा को कुछ पता चलेगा। वैसे भी आज मेंशन में कोई नहीं है, सारे सर्वेंट्स को कार्ड्स को मैंने भेज दिया है, तो हम दोनों के बारे में उसे पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो चुका था, साथ ही शॉक भी, क्योंकि अगर मेंशन में कोई नहीं है तो सच में उसे यहाँ नहीं रहना चाहिए था। विंग जो कुरैन की बात सुनकर डर से ज़्यादा डिस्गस्ट और गुस्सा फील कर रहा था, वो साइड टेबल पर जो फ्लावर बाज रखा हुआ था उसे उठाकर सीधा कुरैन की साइड में थ्रो कर देता है। कुरैन उस फ्लावर बाज से बच जाते हैं और वो विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहते हैं, इतनी हिम्मत तुम्हारी, तुमने मुझ पर अटैक किया, चुपचाप बोल रहा हूँ मेरे सामने सरेंडर कर दो, तो तुम्हें मेरी बात सीधी समझ नहीं आती। विंग कुरैन की तरफ गुस्से से ही देखते हुए बोलता है, उस दिन आपकी उस घटिया हरकत पे मैंने आपको छोड़ दिया, वो आपके पास वन एंड ओनली चांस था,
उसी दिन आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जैसा आप समझते हो मुझे। मैं अपनी अल्फा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसके पीठ पीछे इतनी शेमलेस हरकतें मैं नहीं करूँगा। मेरी लाइफ में वो वन एंड ओनली है जो मुझे ओन करता है। और रही बात आपकी, तो आपकी घटिया इरादों को मैं कभी भी पूरा नहीं होने दूंगा। कल आपको मैंने छोड़ दिया क्योंकि पहली गलती हर किसी की माफ़ की जाती है, पर आज मुझसे किसी भी मर्सी की एक्सपेक्टेशन मत करना। आपको मार डालने में भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। कुरैन जो विंग की ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो चुके थे, वो विंग के करीब जाने लगते हैं। वही विंग उसके हाथ में जो भी आ रहा था वो कुरैन को रोकने के लिए उनके ऊपर थ्रो करने लगा था। कुरैन विंग के जब पास पहुंचते हैं तो विंग कुरैन पर अटैक कर देता है, पर कुरैन विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो विंग को दूसरे हाथ से खींचकर एक बहुत जोर से स्लैप करते हैं, जिससे विंग थोड़ा डर चुका था और उसका फेस वन साइड हो चुका था। इनफैक्ट उसके माउथ से तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि कुरैन ने बहुत गुस्से में उसे हर्ट किया था। पर विंग भी नॉर्मल नहीं था, वो भी स्ट्रॉन्ग ओमेगा था, तो वो कुरैन से फाइट बैक करने लगा। कुरैन विंग पर डोमिनेट होने के लिए अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगते हैं, पर विंग को वो फेरोमोन्स इफेक्ट नहीं कर रहे थे बल्कि डिस्गस्ट फील करा रहे थे। विंग कुरैन से बचने के लिए रूम में इधर से उधर भाग रहा था। वही कुरैन जिन्होंने रूम का डोर क्लोज करके कीज अपने पास रख ली थी, इसीलिए विंग रूम से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। विंग डर चुका था क्योंकि कुरैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्फा थे, साथ ही वो अपने डिस्गस्टिंग फेरोमोन्स कंटिन्यू रिलीज कर रहे थे और वो रूम पूरी तरीके से क्लोज था, मतलब उसकी विंडोज डोर पूरी तरीके से क्लोज थी, जिस वजह से वो फेरोमोन्स उस रूम में फिल हो चुके थे, जो विंग को और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील करा रहे थे। पर उन फेरोमोन्स के चलते विंग कहीं ना कहीं वीक भी हो रहा था क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा के फेरोमोन्स थे और जो बहुत ज़्यादा लस्टी थे। विंग पर वो गुड तो नहीं पर बैड इफेक्ट कर रहे थे, जिस वजह से विंग धीरे धीरे वीक हो रहा था। विंग जो रूम में इधर से उधर भाग रहा था कुरैन से बचने के लिए, वो जब देखता है कि कुरैन उसका पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, तब वो अपने हाथ में नाइफ उठा लेता है और कुरैन को हिट करने जाता है, पर कुरैन विंग का हाथ पकड़ के उसे मोड़ देते हैं, जिससे विंग बहुत जोर से चीख पड़ता है क्योंकि उसे उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। कुरैन जब विंग के दोनों हाथ को अपने एक हाथ में पकड़ के उसके क्लोथ्स को खोलने जाते हैं, तब विंग अपने पैरों का यूज़ करके कुरैन के मेन पार्ट को हिट करता है, जिससे कुरैन दर्द की वजह से चीख उठे थे, साथ ही वो विंग से दूर भी हो चुके थे। पर इस हरकत ने उन्हें और भी ज़्यादा प्रोवोक कर दिया था और गुस्सा दिला दिया था। विंग जब कुरैन से दूर जाने के लिए हटा ही था, तभी कुरैन उसके क्लोथ्स को पीछे से पकड़ देते हैं। ऑब्वियसली वो वांगजी की एक लूज टी शर्ट थी जो आसानी से कुरैन के हाथ में पीछे से आ चुकी थी। कुरैन विंग के टी शर्ट को खींचने के बाद जब विंग अपनी टी शर्ट को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तब कुरैन उसके हेयर्स को पीछे से ही ग्रैब कर लेते हैं और उसे अपनी तरफ मोड़कर बहुत ज़ोर से स्लैप करते हैं, जिससे विंग फ्लोर पर गिर चुका था और नीचे जो कांच गिरा था वो विंग के हाथ में लग चुका था। विंग जिसकी हाथ से बहुत हेवी ब्लीडिंग होने लगी थी, पर फिर भी विंग खुद को बचाना चाहता था, इसीलिए वो फिर से कुरैन को हिट करता है, जिससे कुरैन पीछे की तरफ गिर चुके थे। विंग जो मेन डोर तो ओपन हो नहीं रहा था रूम का, इसीलिए वॉशरूम की तरफ भागने ही वाला था, तभी उसे अपने लेग्स नम फील होते हैं और वो आगे बढ़ पाता इससे पहले उसे अपनी बॉडी में कुछ अलग से चेंजेस फील होने लगते हैं। विंग ना चाहते हुए भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है और जैसे ही कुरैन ने इसे महसूस किया था, वो विंग के हिट की वजह से अभी भी नीचे ज़मीन पर गिरे हुए थे, तो वो हंसने लगते हैं। कुरैन जिसकी तरफ जब विंग देखता है तो उनके हाथ में एक सिरिंज थी। ज़्यादा वक्त नहीं लगता विंग को ये समझने में कि कुरैन ने उसकी बॉडी के साथ कुछ तो भी छेड़खानी की है, जिस वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से नम गिर चुकी है और अब वो धीरे धीरे हॉट हो रही है।
विंग की हिट ट्रिगर हो चुकी थी किसी ट्रक की वजह से। जब कुरैन विंग को ये बताते हैं, विंग डर चुका था। विंग अपने नम बॉडी को अपने हाथों थ्रू जैसे वैसे घसीटते हुए जब वॉशरूम की तरफ लेके जा रहा था, क्योंकि उसे खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि इस वक्त अगर उसने अपने हीट के चलते कुछ भी गलत किया तो वो जिंदगी भर पछताता रहेगा, या शायद आगे की जिंदगी जी भी नहीं पाएगा, वो खुद को ख़त्म कर देगा। वो अपने अल्फा से बहुत प्यार करता है और उन्हें बिट्रेड वो नहीं कर सकता। विंग जो वॉशरूम के डोर को ओपन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता ही था, तभी कुरैन उसके हेयर से उसे पकड़ते हैं और सीधा उसे बेड पर घसीटते लाकर फेंक देते हैं। विंग जब देखता है कि उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही, तब वो कुरैन की तरफ देखता है और अपनी टीयरी आईज से और ब्रेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप अंकल हैं मेरे अल्फा के, तो आप मेरे भी अंकल जैसे हुए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं ये सब नहीं चाहता, मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। कुरैन जब ये सुनते हैं, वो विंग की तरफ देखते हैं और क्रिपीली स्माइल करने लगते हैं। विंग जो जानता था कुरैन का आंसर, फिर भी बेग करते हुए कहता है, प्लीज़ अंकल, आई बेग यू, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, पर प्लीज़ ये मत कीजिए, मैं अपने अल्फा से बहुत प्यार करता हूँ, ये सब कुछ मैं नहीं सह सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, प्लीज़। पर कुरैन उन पर विंग की बेगिंग का कोई असर नहीं होता और वो विंग के ऊपर झुकने लगते हैं। विंग ना चाहते हुए भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था उस ड्रग की वजह से, और उसकी बॉडी तो बिल्कुल वर्क पता नहीं क्यों कर ही नहीं पा रही थी। रीज़न बहुत क्लियर था, क्योंकि अल्फा फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा लस्टी थे जो विंग की बॉडी को नम कर चुके थे और ड्रग का इफेक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। विंग कुरैन को अपने पास आते हुए देख रहा था, उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हो रहा था। उसने अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लिया था और वो अपने हो सके उतनी स्ट्रेंथ का यूज़ करने की कोशिश कर रहा था, पर उससे हो ही नहीं रहा था। विंग बस ये सोच रहा था कि ये पल वो मर जाए, अपनी डिग्निटी खोकर वो अपने अल्फा के सामने नहीं जा सकता। उसका अल्फा जिसकी आंखों में हमेशा उसने बस अपने लिए प्यार देखा है, उसकी आंखों में वो डिस्गस्ट नहीं देख सकता अपने लिए। पर क्या करे, वो हिल तक नहीं पा रहा। अगर इस वक्त उसके पास कोई ऐसी चीज़ भी आ जाए जिससे वो अपनी जान दे सके तो वो दे देगा, क्योंकि वो मौत शायद इस डिस्गस्टिंग और ह्यूमिलिएशन से ज़्यादा अच्छी होगी। विंग जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और वो बेग कर रहा था अपनी टूटी आवाज़ में, रोते हुए वो कुरैन को ऐसा ना करने के लिए बार बार बोल रहा था, पर कुरैन उसके बहुत करीब आ चुके थे। इतना लाचार, इतना बेबस, इतना कमज़ोर कभी उसने खुद को फील नहीं किया था। वो बार बार अपने गॉड से प्रे कर रहा था कि कैसे भी करके उसे बचा ले या तो जान से मार दे, पर ये सब कुछ उसके साथ नहीं होना चाहिए। उसका गॉड उसके साथ इतना क्रूअल नहीं हो सकता। बार बार उसके सामने वांगजी का वो फेस आ रहा था, पर क्या उसका कोई फ़ायदा था? नहीं, कुरैन को विंग पर तरस नहीं आने वाला था। वो विंग के नेक के पास झुक चुके थे। विंग की हाफ बॉडी बेड के ऊपर थी, वही उसके नी के नीचे का हिस्सा बेड के नीचे था और कुरैन ने विंग के दोनों हाथों को बेड के ऊपर टाई करके रखा था। विंग जिसने अपनी आइज टाइटली क्लोज करके रखी थी और वो छूटने के लिए अभी भी बची कुची स्ट्रेंथ से छटपटा रहा था, पर वो ठीक से खुद को मूव तक नहीं कर पा रहा था। कुरैन को अपने ऊपर से क्या ही हटा पाता। विंग के मुंह से बस अब कुछ गिने चुने वर्ड्स ही निकल रहे थे, क्योंकि वो डिजी फील करने लगा। अल्फा प्लीज सेव मी, प्लीज अल्फा अपने ओमेगा को बचा लो, प्लीज अल्फा वापस आ जाओ, आपके ओमेगा को आपकी ज़रूरत है, प्लीज सेव मी। विंग जो यही कुछ वर्ड्स ममल करते हुए अपनी आइज को क्लोज कर चुका था, क्योंकि उसे वो डिस्गस्टिंग ब्रीथ अपने नेक के पास फील हो रही थी। उसकी बॉडी अब पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी थी, पर उसने ये सोच लिया था कि वो कल का सूरज तो नहीं देखेगा। ये इंसान उसके साथ जो कर रहा है उसे तो वो किसी भी तरीके से रोक नहीं सकता। पर जैसे ही वो अपनी
बॉडी मूव करने लगेगा, सबसे पहले वो अपनी सांसों को रोकेगा। विंग जो यही अपनी माइंड में सोच चुका था, वही कुरैन जो अपने घटिया इरादों में लगभग सक्सेसफुल होने ही वाले थे, तभी पीछे से एक जोर से आवाज आती है और कुरैन जो हड़बड़ा चुके थे और वैसे ही विंग पर लीन होकर ही वो अपने फेस को पीछे करते हैं। सामने का नज़ारा देखकर कुरैन की रूह कांप गई थी और वो तुरंत ही विंग से पीछे हट चुके थे। वही एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा के फेरोमोन्स ने तुरंत ही उस पूरे रूम को कवर कर लिया था। विंग भी उन फेरोमोन्स को इनहेल कर सकता था और धीरे धीरे उन फेरोमोन्स की वजह से विंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील करने लगा था। विंग जब अपनी आईज ओपन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उन फेरोमोन्स को पहचान चुका था, तब डोर के पास उसे अपना अल्फा नजर आता है। विंग जो बुरी कंडीशन में था, उसकी टी शर्ट उसके टमी एरिया से थोड़ी सी ऊपर की तरफ थी और वो बेड पर बस ऐसे ही गिरा हुआ था, पूरा मैसीली। विंग जो उन फेरोमोन्स की वजह से धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा था, वो अपने अल्फा को अपने सामने देखकर एक ब्रोकन स्माइल करता है। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.